Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi and here I am with another lecture of the GATE botany syllabus that we are covering for our upcoming examination. So in today's class, I'll be discussing about the Mendelian inheritance principles and the linkage concept. Like we'll be dealing with both of them. ओके बड़ा मज़ेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं, खासकर इस लिंकेज पार्ट से. ओके सो लेट्स बिगिन विद द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, देन वी विल गो टू द लिंकेज पार्ट. ओके तो बेसिकली अगर हम बात करें या इंट्रोडक्शन की कोशिश करें कि किस तरीके से आप इस तरीके की इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ओके तो धीमे धीमे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो हमें एक बात पता है. अच्छा, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आप जो पूरे स्लाइड में देख रहे हो ये मैंने अपने आप से खुद से मतलब सोच की जो मेरी समझ है उससे मैंने आपको लिख के दी है. तो रिटन मटेरियल आपको मिल जाएगा, लेकिन इस क्लास की आपको पीडीएफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकॉर्डिंग. ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो रिकॉर्डिंग पे ध्यान देना बजाय पीडीएफ के ज़्यादा. ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए. तो सबसे पहली बात, जब आप जाते हो अपने क्लास 11th में आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हो. ठीक है, आप बायोलॉजी की शुरुआत करते हो. अभी नया नया बायोलॉजी आपसे इंट्रोड्यूस हुआ है, आपने इससे पहले कुछ बायोलॉजी में नहीं पढ़ा था. फिर आप वहाँ पे जाके एक चीज़ देखते हो कि बायोलॉजी जो है उसमें जो बायो है और लॉजी, बायो रिप्रेजेंट करता है लिविंग को और लॉजी रिप्रेजेंट करता है स्टडी को. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है उसको हम बायोलॉजी में करते हैं. उसके बाद ये इसकी अप्लाइड फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, मतलब आप गिन नहीं सकते इतनी सारी फील्ड्स हमको देखने को मिलती हैं बायोलॉजी में. बहुत सारी अप्लाइड फील्ड्स हैं, लेकिन बेसिक तो सबका यही है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चलने वाली रिएक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. फिर बात आती है लिविंग कि क्या है लिविंग एक्चुअली. ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती है, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लिविंग को लिविंग होने का दावा देते हैं. तब वहां पे हमारे सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक निकल के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो सबसे पहले क्या कोशिश करेगा, वो सबसे पहले तो ग्रोथ शो करेगा. ठीक है, ग्रोथ शो करेगा. वो क्या करेगा, उसका कोई ना कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो रिप्रोड्यूस करेगा. ठीक है, वो रिप्रोडक्शन शो करेगा. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे एक ऑफस्प्रिंग को बनाना. ठीक है, अब वो हो सकता है बाय सेक्सुअल मीन्स हो, एसेक्सुअल मीन्स हो, किसी भी तरीके से हो. बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म क्या कोशिश कर रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म है एक्स, ये कोशिश कर रहा है कि मैं जब मेरा लाइफ स्पैन खत्म करूं उससे पहले अपनी जो डीएनए है या जो मेरे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो मेरी स्पीशीज है, जो मेरी टाइप है, मैं उसको आगे बढ़ाऊं. ठीक है, तो ये डिवाइड कर जाएगा एक्स और वाई में जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं. सेम चीज एनिमल्स में, सेम चीज ह्यूमंस में देखने को मिलती है कि आप एक कपल होता है एक्स एंड वाई, क्योंकि हमारे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अपने डीएनए को आगे बढ़ाने की. हर ऑर्गेनिज्म के पास ये टेंडेंसी होती है कि हम रिप्रोड्यूस करें और अपना जैसा एक ऑफस्प्रिंग, अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म बनाएं. ठीक है, तो जो कि बनता है ज़ीगी फॉर्म में. ठीक है, ये ह्यूमंस के केस में या एनिमल्स के केस में. तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक को हम आगे ऑफस्प्रिंग में बढ़ा रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, कैसे जा रही है सारी चीजें, कौन ये बता रहा है कि आप ये कैरेक्टर लेके जाओ और ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाओ. अगर कोई क्लोन बना रहा है, यानी कि अगर कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, अगर कोई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कोई यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, गेमा कप से कर रहा है प्लांट्स में, और आपके बडिंग हो रही है हाइड्रा में, ऐसी अगर कोई चीज हो रही है, तो आप देख रहे हो वहां पे जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक सिंगल सोर्स से आ रही है, एक सिंगल पेरेंट से आ रही है, और वो अपना एज इट इज क्लोन तैयार कर रहा है. तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो नया ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी बना होगा, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी, उसमें सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली मैच करेंगे अपने पेरेंट से.
ठीक है, क्योंकि वो भी पेरेंट कौन है, सिंगल पेरेंट, तो सारे के सारे अपने सिंगल पेरेंट से मैच करेंगे एग्जैक्टली। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे जब दो पेरेंट आते हैं, दो गैमीट आते हैं, तो हमको दो जीन पूल देखने को मिलते हैं, या हम ये कह लें दो अलग अलग जीन डोनर्स देखने को मिलते हैं। अब ये जीन क्या होता है, ठीक है, बात आई है तो जीन भी क्लियर कर लेते हैं। जीन क्या होता है, जीन बेसिकली एक सेगमेंट होता है डीएनए का, जो कि मतलब जीन बेसिकली इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट मे और मे नॉट कोड फॉर ए प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन जो है, जो इस जीन से कोड होके बनते हैं, वो जरूर क्या करते हैं, जो फिनोटाइप है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई फिनोटाइप आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा स्किन कलर, हमारे हेयर्स का कलर, हमारी आईज का कलर, हमारे जो बाकी सारे चीजें हैं कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो कैसे वर्क करेंगे, सारी चीजें हमारी प्रोटीन पे जो है डिपेंडेंट है। तो प्रोटीन क्या है, वो फिनोटिपिक बिहेवियर के लिए, फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये प्रोटीन कोड कैसे हुआ, ये प्रोटीन कोड हुआ है जीन से, और जीन क्या है, जीन है डीएनए का सेगमेंट। तो बेसिकली हमारा जो क्या कहते हैं मेन मॉलिक्यूल है, जो कि बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बना रहा है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखे हुए है, तो वो है डीएनए। ठीक है, डीएनए इज द सोल प्लेयर हियर। तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखे हुए है, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सारी इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है। बेसिकली अगर डीएनए ना हो, अगर डीएनए ना हो तो आपकी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाएगी, है ना। डीएनए ही क्या करता है, डीएनए कोड करता है एमआरएनए के लिए, और एमआरएनए कोड करता है प्रोटीन के लिए। बेसिकली डीएनए का एक छोटा सा पार्ट कोड करता है एमआरएनए के लिए, और फिर वो एमआरएनए कोड करता है प्रोटीन के लिए, और वो प्रोटीन फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है। अब अभी हम बात करते हैं ह्यूमंस की। ठीक है, हम ह्यूमंस की बात करते हैं। तो हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, एक हो गया हमारा मेल पेरेंट, एक हो गया फीमेल पेरेंट। अब मेल पेरेंट ने अपना डीएनए दिया वाई क्रोमोसोम के फॉर्म में, और फीमेल पेरेंट ने अपना डीएनए दिया। ठीक है, और इसके साथ 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अब क्या हुआ, आपको ये मिला 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स। एक गैमेट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बनते तो यहाँ पे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई दोनों हैं, और इधर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स दो बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स मिला है, और इससे आपका एक ऑफस्प्रिंग जो है जी वो बना। इससे आपका एक जो ऑफस्प्रिंग है जी वो बना। इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई। अब ये जो 22 ऑटोसोम्स आए हैं ना, दोनों ही मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट से, ये 22 ऑटोसोम्स दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अगर फीमेल के पास जाएं और आप अगर मेल के पास जाएं, तो मेल के पास भी वो सारे जीन्स हैं। मतलब मेल्स के पास भी वो जीन्स हैं जो उनके हेयर कलर को डिटरमाइन कर रहे हैं, उनके बॉडी कलर को डिटरमाइन कर रहे हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको डिटरमाइन कर रहे हैं, उनके आई कलर को डिटरमाइन कर रहे हैं, उनके टेस्ट बड को डिटरमाइन कर रहे हैं। हर चीज, जितने भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर हमको देखने को मिल रहे हैं, वो सब के सब इनके द्वारा डिटरमाइन किए जा रहे हैं। और वैसे ही फीमेल के पास अगर आप जाएं तो वो भी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इन 22 ऑटोसोम्स के द्वारा। अब जाहिर सी बात है 22 ऑटोसोम्स आपको मेल से मिले और 22 आपको फीमेल से मिले, तो आपके पास आ गए 44 क्रोमोसोम। ठीक है, 44 क्रोमोसोम, या हम ये कह लें 22 पेयर्स। अब हो क्या रहा है, आपके पास 22 पेयर्स तो आ गए, लेकिन आपके पास एक ही जीन की दो कॉपी हो गई। अब आप ये कहो, यहाँ पे फिर से आप सोचना चाहो कि जीन की कॉपी का क्या मतलब है, जीन की यहाँ पे कॉपी का क्या मतलब है, ऐसा क्या हो गया भाई। एक ये डीएनए था, ठीक, एक हमारे पास ये डीएनए था, और ये डीएनए क्या कर रहा था, इसमें सारे वो जीन्स थे, ये एक गैमेट में जो डीएनए था उसमें सारे वो जीन्स थे जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी थे। लेकिन आपके पास ये जीन्स हो गए अब
डबल। क्यों? क्योंकि जो दूसरा गैमेट है जिसके फ्यूजन से आपका जी बना है, ठीक है, उससे आपके पास ये सारे जो डीएनए है वो हो गया डबल, और इस डीएनए में भी वो सारे सेगमेंट होंगे, इस डीएनए में भी वो सारे जीन्स होंगे, ठीक है, जीन 1 जीन 2। अब आप कैसे कहोगे कि ये दोनों जीन जो हैं वो सेम है? तो बेसिकली इस जीन से बनने वाला एमआरएनए, इस जीन से बनने वाला एमआरएनए और इस जीन से बनने वाला प्रोटीन जीन 1, ठीक, और इस जीन 2 से बनने वाला एमआरएनए और इस जीन 2 से बनने वाला प्रोटीन जब दोनों ही सेम कैरेक्टर के लिए कोड करें, सेम कैरेक्टर के लिए कोड करें मतलब दोनों ही मान लीजिए आपके हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों ही मान लीजिए आपके आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों ही मान लीजिए आपके फिंगर के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तब हम कहेंगे कि ये एक जीन की कॉपी है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये जीन की कॉपी है। कब? जब दोनों ही जीन्स आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो सिमिलर कैरेक्टर को कोड करें, ठीक है, और ऐसे दो जीन्स यानी कि जो आधा पार्ट आपका एक डीएनए से आया है मेल से, आधा पार्ट जो आपका फीमेल डीएनए से आया है, दोनों में ऐसे जीन्स जो कि एक ही कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, तब हम उन्हें जीन 1 जीन 2 ना कह के हम उन्हें कहते हैं एलील्स, ठीक है। तो बेसिकली एलील्स क्या है? एलील्स जो है वो जीन्स की कॉपी है, या बेसिकली जीन्स के अलग अलग जो हमको वैरायटी देखने को मिल रही है। कौन से? एक सिंगल जीन्स के दो हमको जो डेरिवेटिव देखने को मिल रहा है कि एक जीन है सिंगल कैरेक्टर को कोड कर रहा है, अब हमको ऐसे दो जीन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब हम उन्हें जीन्स नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमारे एक ही जी के अंदर डीएनए के दो ऐसे सेगमेंट हैं जो सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, तो उन दोनों सेगमेंट्स को हम बोलेंगे एलील्स, ठीक है। अब हम उन दोनों सेगमेंट्स को यानी कि ये जो जीन 1 और जीन 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको आप अब जीन 1 जीन 2 नहीं बोल के एलील्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एलील्स हमारे पास आए कहां से, ठीक है, एलील्स हमारे पास आए कहां से। तो यही चीज होती है जो हमको देखनी होती है, ठीक है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं। किस तरीके की इंफॉर्मेशन? यही सब इंफॉर्मेशन कि आपकी बॉडी कैसे बनेगी, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बॉडी में जो एंजाइम्स होंगे वो किस तरीके से वर्क करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या चीज डिटरमाइन करेगी, ये सभी चीजें इन जीन से ही आती हैं। और आपके पास एक जीन्स की दो कॉपीज हो जाती हैं जो कि सिमिलर कैरेक्टर को कोड कर रही होती हैं, ठीक है, और उनको आप एलील्स बोलते हो। तो बेसिकली जो इनहेरिटेंस की यूनिट है वो क्या है हमारे पास? जीन, और वो किससे मिलकर बनी हुई है? डीएनए। तो डीएनए क्या है? डीएनए वो मॉलिक्यूल है जो कि इंफॉर्मेशन को रखे हुए है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जा रहा है, और उसकी बेसिक यूनिट है जीन, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुछ चीजें। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस ये होता है कि आप जो अपना पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग वाली जनरेशन में जो कैरेक्टर्स को लेके जा रहे हो, या जो कैरेक्टर्स का मूवमेंट है, जो जीन्स का मूवमेंट है, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, या हम ये कह लें कि ये हमको ऐसे ही देखने को मिलता है। So here are some principles that are given to just illustrate the movement of genes from one generation to another generation, from the parental generation to the offspring generation. Okay, and these are known as principles of inheritance. And actually the Mendelian inheritance we can say, the Crick principles, because these were coined by Mendel. Okay. सो मेंडल बेसिकली मतलब माना जाता है ऐसा कि मेंडल कहते हैं कि 3 लॉज, देयर आर मेंडल्स 3 लॉज, जो चीज़ समझाने के लिए होती है, या हम ये कह लें जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव अप हो रहे हैं जीन्स, उसको समझाने के लिए जो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। बेसिकली मेंडल जो है वो बायोलॉजिस्ट नहीं थे, वो मैथमेटिशियन थे। स्टैटिस्टिक्स की मदद से उन्होंने क्या किया था, इन लॉज को बताने की कोशिश करी थी, इन लॉज को बताया था कि कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो हमारा ऑफस्प्रिंग का नेचर होगा, कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो। तो ऐसा है कि इन्होंने कहा था कि एक लॉ जो है उसको हम कहते हैं लॉ
ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो इनका एज अ लॉ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको एज अ फिनोमिनन ऑफ डोमिनेंस मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको लॉ कंसीडर नहीं करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। फिनोमिनन ऑफ डोमिनेंस है क्या कि आपके पास जो दो एलील्स हैं, यानी कि एक कैरेक्टर के लिए कोड करने वाले जो जीन की दो कॉपी हैं, उन कॉपी में से एक कॉपी आपके पास जो होगी वो डोमिनेंट होगी और दूसरी रिसेसिव होगी, ठीक है। तो जो डोमिनेंट कॉपी होगी आपको ऑफस्प्रिंग में उसका जो कैरेक्टर है वो दिखने को मिलेगा और जो रेसेसिव कॉपी है उसका कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो हिडन रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन से, आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे आपको ब्राउन आई कलर का और एक है आपके पास ब्लू आई कलर का, ठीक है। तो ब्राउन आई आपका डोमिनेंट है, ब्लू आई आपका रेसेसिव है। तो आपको डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि ऑफस्प्रिंग में ब्राउन आई देखने को मिलेगी बजाय ब्लू आई के। अगर दोनों रेसेसिव हो यानी कि दोनों आपके पास जो एलील्स आए हैं वो दोनों ही रेसेसिव हों, ब्लू आई कलर के लिए हों, तब आपको आई कलर ब्लू देखने को मिलेगा, अदरवाइज ब्राउन देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीजें होती हैं, इसको हम कहते हैं फिनोमिनन ऑफ डोमिनेंस। ये भी मेंडल ने ही बताया था, लेकिन उसके बाद जो इनके प्रिंसिपल्स है या मैं कह लो जो लॉज हैं, उन लॉज को दो पे ला के रखा गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो ये हमको देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं क्या है ये चीज़ें या क्या ऐसी इनमें ऐसी खास बात है जो ये पूरे के पूरे जेनेटिक मतलब इनहेरिटेंस को समझाने के अपने आप में ताकत रखती हैं। ओके, तो जो बेसिक था वो अभी हम लोग का क्लियर हुआ कि कहाँ पे है ये एलील्स। जब जीन की बात हो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये डीएनए है, ये डीएनए का पार्ट है और ये डीएनए का पार्ट हमारे लिए जीन का काम कर रहा है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं इन दोनों ही लॉज को कि किस तरीके से हमारे इनहेरिटेंस को समझा पा रहे हैं। तो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर बात करें, है ना, बड़ा ही मज़ेदार लॉ है या बड़ा ही अच्छा हमको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलता है। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोल देते हैं, है ना। अगर आप हिंदी में कहो तो युग्मकताओं की शुद्धता का नियम, है ना, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग। तो है क्या अपने पास, अभी क्या हो रहा है कि एक ऑफस्प्रिंग है, इस ऑफस्प्रिंग में कंसिडर करिएगा, इस ऑफस्प्रिंग में एक कैरेक्टर के लिए दो एलील प्रेजेंट है। दो एलील में से एक एलील डोमिनेंट है और एक एलील रिसेसिव है। ये है कैपिटल डी और ये है स्मॉल डी, ठीक है। एक एलील डोमिनेंट है और एक एलील रिसेसिव है। अब जब ये ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि जब ये ऑफस्प्रिंग पहुंचेगा खुद पेरेंट बनने के लिए, तब आपको यहाँ पे एक और देखने को मिलेगा। क्या? एक और पेरेंट। लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, हम अभी अपने बात करते हैं। जब ये ऑफस्प्रिंग पहुंचा है पेरेंट बनने के लिए, तब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तब सिंगल सेट ऑफ जीन्स अलग अलग गैमेट में जाएंगे। सिंगल सेट ऑफ जीन्स का मतलब क्या है? सिंगल सेट ऑफ जीन्स का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे है 44 प्लस XY, है ना। अब क्या बनेंगे? एक गैमेट में आपके बनेगा, या एक आपके बनेगा 22 प्लस X और एक बनेगा 22 प्लस Y। अब एक ये 22 और एक ये 22, इन दोनों में ही आपको क्या देखने को मिलेगा? वो सारे ही जीन्स देखने को मिलेंगे, वो सारे ही एलील्स देखने को मिलेंगे, उनका सिंगल सेट, यानी कि 22 प्लस X में सिंगल सेट और 22 प्लस Y में सिंगल सेट, ठीक है। अब यही चीज़ आपको ऐसे देखने को मिलेगी, मतलब जो आपको 22X के साथ मिले हैं वही आपको 22Y के साथ मिलेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटल डी है और जो स्मॉल डी है, ये 50-50% अपने गैमेट्स में जाएंगे। मतलब अगर 100 गैमेट्स हैं तो हमको 50 गैमेट्स में
ये कैपिटल डी देखने को मिलेगा और 50 गैमेट्स में स्मॉल डी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई साइड। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बेसिस कहता क्या है? क्या ये हमको बताना चाह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ये हमको ये बताना चाह रहा है कि जब भी ऑफस्प्रिंग क्या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एलील को अपने पास रखे हुए है और जब वो पेरेंट बनेगा, जब उससे जीन्स आगे की तरफ मूव करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके जीवन काल में ये दोनों एलील्स जो हैं ये मिक्स हो गए हों। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही आपके जो 22+x है इसमें ही कैपिटल डी स्मॉल डी साथ में चला जाए, या इसमें कुछ ऐसा मिक्सचर चला जाए दोनों का जो कि ना कैपिटल डी को रिप्रेजेंट कर रहा हो ना स्मॉल डी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। कैपिटल डी स्मॉल डी का मतलब ना ही डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो ना रिसेसिव कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई बीच का कैरेक्टर हो जाए। ठीक है, कोई मिक्स्ड कैरेक्टर हो जाए, तो ये चीज इसमें नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी दो एलील आपस में मिक्स नहीं होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट जब होते हैं, जब एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो एक दूसरे को सेपरेशन के टाइम पे इन्फ्लुएंस नहीं करते। कहने का मतलब ये है कैपिटल डी स्मॉल डी से ये नहीं कहता कि नहीं तुम नहीं जाओगे किसी भी गैमेट में, सिर्फ मैं जाऊंगा। स्मॉल डी ये नहीं कहता है कैपिटल डी से कि तुम किसी गैमेट में नहीं जाओगे, सिर्फ मैं जाऊंगा। दोनों बराबर बराबर 50% मूव करते हैं और जितने भी गैमेट्स ओवरऑल बनते हैं उसमें हमको 50% में कैपिटल डी 50% में स्मॉल डी देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको ये बात समझ में यहां से आ रही होगी, क्या गैमेट्स कभी भी मिक्स नहीं होंगे, यानी कि उन दोनों में कोई हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। दूसरी चीज कि दोनों ही गैमेट का एक दूसरे पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जब दोनों सेपरेट हो रहे होंगे, यानी कि जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होगा, जब हैप्लॉइड गैमेट्स बन रहे होंगे, तब दोनों ही एलील्स एक दूसरे से सेपरेटली मूव करेंगे, यानी कि कैपिटल डी स्मॉल डी पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, स्मॉल डी कैपिटल डी पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा। अगर ये दोनों इन्फ्लुएंस डालते हैं तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये कुछ और है। ठीक है, लेकिन बेसिक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो हमको देखने को मिलता है कब? जब हमारे दोनों ही एलील्स एक दूसरे पर कोई भी इफेक्ट ना डालें, मतलब दे रिमेन इन pure form without affecting each other and they get segregated to form the gametes in equal proportion without affecting the other। ओके, तो ये है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक एग्जाम्पल अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिलेगा। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? पेरेंटल जनरेशन है हमारे पास, रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर। तो ये है डोमिनेंट और वाइट फ्लावर है रिसेसिव। तो जो F1 जनरेशन आपकी बनी उसमें आपके पास दोनों ही एलील्स हैं, कौन सा? डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। लेकिन जब ये ऑफस्प्रिंग पेरेंटल जनरेशन में गया, ठीक है, यानी कि खुद पेरेंट बनने गया, तब यहाँ पे कैपिटल आर अलग और स्मॉल आर अलग, यानी कि कैपिटल आर से अलग गैमेट्स बने, स्मॉल आर से अलग गैमेट्स बने। अब अगर ये 100 गैमेट बने हैं तो इसमें से 50 कैपिटल आर के होंगे और 50 स्मॉल आर के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल आर के 60 हो जाएं, 70 हो जाएं और स्मॉल आर के 10-20 हो जाएं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से सेपरेटली मूव करेंगे और दोनों ही आपस में ब्लेंड नहीं होंगे। तो ये हमको देखने को मिल रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, जब इसको हम सेल्फिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल आर मिक्स करेगा, स्मॉल आर मिक्स करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर मिक्स करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमको जो गैमेट्स देखने को मिले कितने मिले? 50-50%। ठीक है, 50-50%। और उसके बाद जब हमको ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगा तब हमको देखने को मिलेगा क्या? रेड इज टू वाइट। किस फॉर्म में? 3:1 phenotypic ratio। genotypic ratio would be 1:2:1। अब अगर ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स वैसे ही काम नहीं करता तो फिर हमें यहाँ पे वाइट देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील अपना असर डाल चुका होता रेसेसिव एलील पे कि नहीं
तुम नहीं जाओगे। अगर तुम चले भी गए गैमेट में तो तुम वही कैरेक्टर शो करोगे जो मैं बताऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक एलील का दूसरे एलील पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहा हूं मैं, जो इन्होंने समझाने की कोशिश कर दी है ना। और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल जब सेपरेट हो रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हमारी कहाँ पे, जब हमारे पास क्रोमोसोम है। कैसा क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम का पेयर है जिसमें आपको आधा पार्ट मिला है फादर से, आधा पार्ट मिला है मदर से। वो ऐसे 20 से डिवाइड हो गए, आधा पार्ट एक गैमेट में, आधा पार्ट एक गैमेट में। गैमेट बने बराबर बराबर 50-50%। लेकिन अब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। अब क्या हो गया है? अब आप उस क्रोमोसोम को फिर से देख रहे हो। ठीक है, अभी क्या था? ये हमारे पास क्रोमोसोम था, ये मेरा क्या ही क्रोमोसोम बना है। ठीक है, एक ये हमारे पास क्रोमोसोम था। ओके, इस क्रोमोसोम का ये वाला आधा पार्ट चला गया एक गैमेट में, ये वाला आधा पार्ट चला गया एक गैमेट में। अच्छी बात है, ठीक है। एक एलील आपके पास इस तरफ था, एक एलील इस तरफ था, दोनों बराबर बराबर बढ़ गए। लेकिन अब क्या है? अब सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपके पास एक क्रोमोसोम है, इस तरीके से क्रोमोसोम का पेयर है जिसमें एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है। अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो सेम केस हो गया। और एक जीन और यहाँ है, एक जीन और यहाँ है। अब सॉरी, आपके पास दो जीन्स हैं। दो जीन्स का मतलब ऐसे पार्ट, ऐसे सेगमेंट डीएनए के जो कि अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हो। ये जो रेड वाला है, ये मान लीजिए आपके हेयर कलर के लिए है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला है, ये मान लीजिए आपके आई कलर के लिए है, ठीक है। तो अब आई कलर के लिए और हेयर कलर के लिए आपके पास क्या है? अपने अपने एक एलील, एक क्रोमोसोम पे, और हेयर कलर और आई कलर के लिए एक एक एलील एक क्रोमोसोम पे। तो होता क्या है यहाँ पे, जब इस तरीके की प्रॉब्लम आई कि एक साथ हमको दो जीन देखने को मिल रहे हैं, दो एलील देखने को मिल रहे हैं एक आम पे, अब क्या होगा? अब ये किस तरीके से जाएंगे ऑफस्प्रिंग में, है ना। तब यहाँ पे सेकंड लॉ निकल के आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बताने की कोशिश करता है कि अगर एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन प्रेजेंट है, जो कि होते ही हैं, आपको पता है थाउजेंड्स ऑफ जीन्स है हमारी बॉडी में, और क्रोमोसोम कितने हैं? 23। तो हमको पता है कि एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन्स होंगे ही, नॉर्मल है ना। तो अगर आपके एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन्स हैं, ठीक है, तो वो दोनों ही जीन्स, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, दोनों ही जीन्स यानी कि रेड वाला और ये ब्लू वाला, दोनों ही जीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को फॉलो करेंगे और एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉल्ट होंगे। मतलब ये जो हमारा रेड वाले जीन्स हैं, यानी कि रेड वाले जो एलील्स हैं, ये अपने 50% गैमेट बनाएंगे, और ये जो ब्लू वाले हैं ये अपने 50% गैमेट बनाएंगे, ठीक। लेकिन इन दोनों का एक दूसरे पे कोई असर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, रेड वाला ये नहीं कहेगा जो हमारा एलील 1 इधर है और जो हमारा एलील 2 इधर है, तो ये एलील 1 ये ब्लू वाले से नहीं कहेगा कि तुम सिर्फ मेरे साथ चलो, या ये इधर से नहीं कहेगा तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। अगर ऐसा होता है कि हमको 50-50% गैमेट ना मिले, तब हम कहेंगे कि ये जीन्स आपस में लिंक्ड है और हमारा लिंकेज जो है वहां से निकल के आ जाएगा, यानी कि वो लिंक्ड जीन्स हो जाएंगे। वहां पे हमारे सामने लिंकेज की जो प्रॉब्लम है वो निकल के आ जाएगी, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ठीक है। चाहते नहीं है, कह रहे हैं हम अभी वो चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे अपनी लिंकेज के लिए जो क्लास होगी उसमें, ठीक है। तो अभी क्या चीज़ है अपने पास? अभी अपने पास ये है कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में हमारे पास जो क्रोमोसोम का पेयर है उसमें दो एलील्स हैं एक जीन के लिए, यानी एक जीन के दो एलील हैं और दूसरे जीन के दो एलील हैं। अब दोनों ही एलील एक के पास है, एक के पास है। अब जब ये दोनों मूव करेंगे ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, अब जब ये गैमेट बनाएंगे, तो जब ये गैमेट बनाएंगे तब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉल्ट होंगे। हम इनको नाम दे देते हैं, इसको अच्छा साफ साफ लिख के, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आर्म बनाई हमने, ये है एलील ए, ये है एलील बी, ये है एलील सी और ये है एलील डी।
तो एलील सी और डी जो है ये एक जीन के हैं, एलील ए और बी ये एक जीन के हैं। अब जब ये ए और सी और बी और डी मूव करेंगे तब ऐसा नहीं होगा कि ये ए वाला कहे सी वाले से कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे और बी वाला कहे डी वाले से कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। ए और बी अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन शो करेंगे और सी और डी अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन शो करेंगे, यानी कि ए और बी बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे इन सी और डी से, वो अपना मूव करेंगे, और ये सी और डी बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे ए और बी से, ये अपना मूव करेंगे, ठीक है। तो जब इस तरीके की हमको चीज़ें देखने को मिलेंगी तब हम इसको कहेंगे क्या कि जो हमारा असॉर्टमेंट हो रहा है, असॉर्टमेंट का मतलब सेपरेशन, सेग्रीगेशन, जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एलील्स का, ये एक जीन के एलील से दूसरे जीन के एलील्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। अगर ये इंडिपेंडेंटली मूव ना करते तो हमको इक्वल प्रोपोर्शन के गैमेट्स देखने को नहीं मिलते। इक्वल प्रोपोर्शन के गैमेट्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कैसे असॉल्ट हो रहे हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंटली असॉल्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करोगे तो हम यहाँ पे मेंडल के हिसाब से अगर हम पी प्लांट का एग्जाम्पल लें सॉरी गार्डन पी में, तो हम देख रहे हैं क्या, हमने सीड्स का यहाँ पे फ्यूजन कराया, क्या येलो राउंड सीड क्रॉस कराया हमने ग्रीन रिंकल्ड सीड के साथ, ठीक है। येलो राउंड, येलो कलर और ग्रीन कलर एक कैरेक्टर, और राउंड सीड और रिंकल्ड सीड एक कैरेक्टर। तो येलो के लिए 2 एलील होंगे हमारे पास और राउंड और रिंकल्ड के लिए 2 एलील होंगे, यानी कि एक एलील येलो को कोड कर रहा होगा, एक एलील ग्रीन को कर रहा होगा, एक एलील राउंड को कर रहा होगा, एक एलील रिंकल्ड को कर रहा होगा। तो हम जब इनको क्रॉस करवाते हैं तब हम ये देखते हैं कि F1 जनरेशन में हमको क्या देखने को मिलता है, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड। F1 जनरेशन में हमारे पास आया येलो एंड राउंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो हमारे पास जो गैमेट्स बन के आए वो बने कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रोपोर्शन आपके पास 50-50% है सबका, ठीक है। प्रोपोर्शन आपके पास 50-50% है सबका। अब क्या है, अब बनेंगे गैमेट्स। यहाँ से जो गैमेट्स बने हमारे पास क्या है, उसमें वाई आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब आप देखो प्रोपोर्शन, कैपिटल वाई आपको कितने में देखने को मिल रहा है, 2। कैपिटल आर आपको कितने में देखने को मिल रहा है, 2, एक इसमें एक इसमें। स्मॉल वाई आपको कितने में देखने को मिल रहा है, 2, ठीक। स्मॉल आर आपको कितने में देखने को मिल रहा है, 2। तो ये सब के सब बराबर है कि नहीं है, कैपिटल वाई 2 गैमेट में, कैपिटल आर 2 गैमेट में, कैपिटल स्मॉल आर 2 में और स्मॉल वाई 2 में। तो इसका मतलब ये है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये जितने भी हमारे एलील्स थे इन्होंने 50-50% गैमेट में अपना योगदान दिया। अगर ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ना होते तो हमको ये बराबर बराबर ना मिलते, ठीक है। पहली चीज जो हमारी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दर्शाती है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी हमारे यहीं पे मिला हुआ है। जो फर्स्ट वाला लॉ है वो हमारा मिला हुआ है, क्या कि स्मॉल वाई और स्मॉल आर जो ग्रीन रिंकल्ड है वो कहीं गया नहीं, वो कहीं मिक्स नहीं हुआ। जब हम F2 जनरेशन में जा रहे हैं, सेल्फिंग करवा रहे हैं, तब हमको वो चीज़ देखने को मिल जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो क्या कहते हैं कैरेक्टर था वो कहीं गया नहीं, वो वहीं है, छुपा हुआ है, मिक्स नहीं हुआ है, प्योर है एकदम, ठीक है। तो ये चीज़ हमको दिखाती है कि जो एलील्स हैं वो मिक्स नहीं होते हैं, प्योर रहते हैं, पहली चीज़। दूसरी कि अगर 2 अलग अलग जीन्स के एलील्स हैं तो वो एलील्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और गैमेट्स में बराबर बराबर योगदान देते हैं। अगर ये 2 बराबर बराबर योगदान ना होता तब हम कहते हैं कि जीन्स हमारे लिंक्ड हैं, लेकिन हमें बराबर बराबर मिल रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो जीन्स हैं, ये जो एलील्स हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉल्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो हमको देखने को मिलता है। ये 2 मेजर लॉस थे जो हमारे पूरे इनहेरिटेंस पैटर्न को दर्शाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक छोटा सा हमारे पास टॉपिक और है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, हालांकि छोटा सा ये सिर्फ समझने में है,
वैसे सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। तो ये सारी चीजें जो थी ये तो बता दी गई, लेकिन जब मेंडल ये सब कुछ बता रहे थे तब वो जीन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, वो फैक्टर बताते थे हर चीज को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बायोलॉजी इवॉल्व हुई, उन्होंने चीज़ें तो सही बता दी क्योंकि वो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं थे, इसलिए उन्हें ये सब चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत थी। उसके बाद इनके लॉस को पढ़ते हुए, इनके इनहेरिटेंस पैटर्न को पढ़ते हुए ये समझने की कोशिश करी गई कि वो कौन से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए। तब ये पता चला कि ये सारी की सारी चीज़ें ये सब डीएनए लेवल पे होती हैं। ठीक है, ये सब डीएनए लेवल पे होती हैं। डीएनए जो है वो मेजर प्लेयर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, क्योंकि जीन्स है तो डीएनए के सेगमेंट ही। डीएनए कभी भी खुद से बाहर नहीं निकलता न्यूक्लियस के यूकेरियोट्स में, और वो एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए या आरएनए। ठीक है, और ये आरएनए कोड करता है किसके लिए, प्रोटीन के लिए, और ये प्रोटीन फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बात करें बायोमोलिक्यूल्स की तो डीएनए बनता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से, आरएनए बनता है राइबोन्यूक्लिक एसिड से, और प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट भी करता है। डीएनए से एमआरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्रोसेसेस होती हैं मेजरली, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसको ऐसे बताया जाता है कि आपका जो डीएनए है, इस डीएनए में आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर वो खुद से उससे प्रोटीन बनाने लगेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ी आ जाए, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि वो ऑफस्प्रिंग में चली जाएगी। तो वो ऑफस्प्रिंग में ना जाए, वो गड़बड़ी अपने ही सेल तक रहे, तो डीएनए जो है वो एक मैसेंजर मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। मैसेंजर मॉलिक्यूल का मतलब क्या, राइबोसोम जो हमारी मशीनरी है, ठीक है, उसको प्रोटीन बनाने रहते हैं जो कि फिनोटाइप कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए को रेप्लिकेट करता है, और उसके बाद डीएनए से एक सेगमेंट बनाता है, एक मैसेंजर बनाता है आरएनए। ठीक है, अब वो आरएनए जो है न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में जाता है मैसेज लेके। लेकिन जो डीएनए है और आरएनए है ये दोनों एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी कि डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज यूज करता है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज यूज करता है, लेकिन प्रोटीन जो है वो यूज करता है अमाइनो एसिड की लैंग्वेज। तो उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, जो मैसेज आरएनए लेके आ रहा होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, उसको पढ़ता है, उसे ट्रांसलेट करता है किस फॉर्म में, अमाइनो एसिड की फॉर्म में, और फिर ये प्रोटीन हमारे सामने बन के आता है, और इस प्रोटीन से फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो भी होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। तो इस तरीके से जो फ्लो है हमारे इंफॉर्मेशन का वो होता है, और ये फ्लो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, एक एक्सेप्शन के अलावा कि आरएनए जो हमारा आरएनए है इससे डीएनए बन जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। लेकिन अगर प्रोटीन बन गया है एक बार इंफॉर्मेशन से, तो वो वापस नहीं जाएगा न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में। एक बार प्रोटीन बन गया तो वो वापस नहीं जाएगा। इसको हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस फ्लो को हम कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, जो कि सबसे पहले आर्टिकुलेट किया था फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में, कि जेनेटिक लिंकेज क्या होता है। तो ये चीज अभी आपको समझ में आई, ठीक है। उसी को हम थोड़ा सा और फोकस करने की कोशिश करते हैं। क्या कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम पेयर है हमारे पास। उस क्रोमोसोम पेयर पे कई सारे जीन्स सिस्टर क्रोमेटिड्स पे हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये किस तरीके से इनहेरिट होंगे, किस तरीके से इनका सेग्रीगेशन होगा, है ना। तो अगर ये जीन्स एक साथ इनहेरिट होने की कोशिश करेंगे, एक साथ इनहेरिट होंगे, तब हम इनको कहेंगे लिंक्ड जीन्स, ठीक है। और इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे लिंकेज। इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे लिंकेज। क्या ये जीन्स एक साथ इनहेरिट होने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं कि मैं दूसरे जीन्स को छोड़ूं या एक दूसरे जीन्स का रिकॉम्बिनेशन शो करूं। मतलब पेरेंटल जीनोटाइप कोशिश कर रहा है कि हम एज इट इज ही मूव करें, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो ना करें, मेंडेलियन का जो प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, उसको फॉलो ना करें,
और हम एज इट इज मूव करें, हम अपने पेरेंटल जीनोटाइप को ही बरकरार रखें, कोई भी रिकॉम्बिनेशन हमको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ये करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हमें होता हुआ मिलता है तब हम कहते हैं कि जीन्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं और क्या है, वो लिंक्ड है। ठीक है, लिंक्ड है और लिंकेज शो कर रहे हैं। इस चीज को शो करने के लिए, या हम ये कह लें कि इस चीज को जो ऑब्जर्व किया था वो बैटसन एंड पनेट ने किया था जब वो स्वीट पी पे काम कर रहे थे, लेथाइरस ओडोरेटस पे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, दैट द फ्लावर कलर एंड द पॉलन शेप tend to remain together and do not assort independently as Mendel's law of independent assortment। जो फ्लावर का कलर था और पॉलन का शेप, इन दोनों के जीन्स जो थे वो आपस में इस तरीके से लिंक थे कि वो एक साथ ही रहने की कोशिश करते थे, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ही नहीं होते थे, या मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, ऐसा क्या था, अगर हम देखें तो रेड फ्लावर और राउंड पॉलन, इसका क्रॉस अगर हम करवा रहे हैं ब्लू फ्लावर से और लॉन्ग पॉलन से, तो यहाँ पे पेरेंटल जीनोटाइप क्या है, यहाँ पे पेरेंटल जीनोटाइप है हमारे पास रेड फ्लावर और पेरेंटल फिनोटाइप, रेड फ्लावर राउंड पॉलन, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन। तो रेड फ्लावर राउंड पॉलन, ये हमें कह रहे जो हमारे फ्लावर का कलर और पॉलन का शेप है ये एक साथ रहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये एक साथ रहने की कोशिश कर रहा है। तो F1 में, और इसमें से जो रेड फ्लावर राउंड पॉलन है ये हमारा रिसेसिव ट्रेट है, और जो ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन है ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। तो F1 जनरेशन में तो हमको ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन देखने को मिलेगा जो कि हमारा डोमिनेंट ट्रेट है, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। उसके बाद जब हम इसका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस का मतलब इसकी हम क्रॉसिंग करवाएं किसके साथ, रिसेसिव जीनोटाइप के साथ, BBLL। ठीक है, जब इसका हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तब हमको क्या देखने को मिलता है, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन इनटू रेड फ्लावर राउंड पॉलन। हम ये कराने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन क्रॉस रेड फ्लावर राउंड पॉलन। ठीक है, हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं, तब हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो हमको देखने को मिल रहा है ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग, रेड राउंड। अब यहाँ पे आप देखें पेरेंटल जीनोटाइप क्या था, ये पेरेंटल फिनोटाइप क्या था, पेरेंटल फिनोटाइप था ब्लू लॉन्ग और पेरेंटल फिनोटाइप था हमारे पास क्या, रेड राउंड। अब और रिकॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, ब्लू राउंड और रेड लॉन्ग। तो यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए था, रेशियो, टेस्ट क्रॉस में आपको रेशियो मिलना चाहिए था 1:1:1:1:1। ठीक है, लेकिन हमको रेशियो मिल रहा है 7:1:1:1:1। कितना डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पेरेंटल जीनोटाइप्स हैं या पेरेंटल जीन्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादातर लिंक्ड ही रहें। यानी कि अगर रेड फ्लावर का जीन है तो वो कोशिश करता है कि मैं राउंड पॉलन के साथ रहूं, और अगर ब्लू फ्लावर का जीन है तो वो कोशिश करता है मैं लॉन्ग पॉलन के साथ रहूं। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा जो रेशियो है टेस्ट क्रॉस का वो 1:1:1:1 ना होके 7:1:1:7 हमको देखने को मिल रहा है। तो इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि हाँ ये जीन्स जो है ये आपस में लिंक्ड हैं और ये एज इट इज मूव करना चाह रहे हैं, जो कि हमको देखने को मिला स्वीट पी में। ओके, इसके बाद आई हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, है ना, कि भाई ये तो पता चल गया, चलो कोई बात नहीं, लिंकेज तुमको बता दिया गया, अच्छी बात है, समझ गए, लेकिन क्रोमोसोम के आधार पे कैसे बताएंगे आप कि हाँ ये लिंकेज हो रहा है और ऐसा हमें क्रोमोसोम पे देखने को मिलता है। तो हुआ क्या, क्रोमोसोम का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पता था हमको कि क्रोमोसोम हमको ऐसा देखने को मिल रहा है, एक सेंट्रोमेयर है, उसके बाद हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं, और इन क्रोमेटिड्स पे इधर हमको टीलोमेयर्स देखने को मिल रहे हैं, और हर क्रोमोसोम की आर्म पे हमको ढेर सारे जीन्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ढेर सारे जीन्स देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ पोस्टुलेट्स थे जो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सामने लाए गए। क्या पोस्टुलेट्स थे, नंबर 1, जीन्स दैट शो लिंकेज आर सिचुएटेड इन दी सेम क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर जीन्स लिंकेज शो कर रहे हैं तो हमेशा वो सेम क्रोमोसोम पर ही होंगे, मतलब यहाँ होंगे या यहाँ होंगे या यहाँ होंगे या इधर होंगे। ठीक है, अलग अलग दूर इधर उधर नहीं कि एक इस क्रोमोसोम पे क्रोमोसोम नंबर 7 पे है, एक क्रोमोसोम नंबर 8 पे है, एक 9 पे है, तब लिंकेज शो नहीं करेंगे। लिंकेज जीन्स तभी शो करेंगे जब वो सिमिलर क्रोमोसोम पे हो, सेम क्रोमोसोम पे हो।
जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर फैशन इन द क्रोमोसोम, लिंकेज जीन्स इज लीनियर। मतलब जीन 1, जीन 2, मैं कलर चेंज कर देता हूं इस तरीके से, 1 2 3 ऐसे करके जीन्स जो है वो लीनियर फैशन में अरेंज होंगे। ठीक है, जीन्स जो है वो लीनियर पैटर्न में अरेंज होंगे एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, तब ही ये लिंकेज को शो करेंगे। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। ये तो मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज और स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। जाहिर सी बात है, जीन्स जितने पास होंगे लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, यानी कि उतने ज्यादा हमको पेरेंटल जीनोटाइप देखने को मिलेंगे जब भी हम क्रॉस करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो तो ये जो 3 जीन्स लिखे हैं मैंने 1 2 एंड 3, आपसे कोई पूछे इनमें से कौन सबसे ज्यादा लिंक्ड होंगे या कौन सबसे ज्यादा लिंकेज शो करेंगे, तो 1 और 2 ज्यादा लिंकेज शो करेंगे, 2 और 3 ज्यादा लिंकेज शो करेंगे बजाय 1 और 3 के, क्योंकि 1 और 3 एक दूसरे से दूर है, 1 और 2 एक दूसरे के पास है और 2 और 3 एक दूसरे के पास है। तो 1 2 ज्यादा लिंकेज शो करेंगे, ज्यादा स्ट्रेंथ, 2 3 ज्यादा शो करेंगे लेकिन 1 3 कम शो करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमको देखने को मिल रही है। उसके बाद linked genes remains in their original combination during the course of inheritance। जैसे जीन्स हमको देखने को मिल रहे हैं पेरेंटल जीनोटाइप में, वैसे ही एज इट इज वो इनहेरिट हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे आगे की जनरेशन में और कोशिश नहीं करेंगे खुद को चेंज करने की। ठीक है, ये चीज हमको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटिंग या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है वो बताती है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या बताती है, ये उसके कुछ पोस्टुलेट्स है जो हमारे सामने निकल के आए हैं एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और ये आसान भी है समझने को। बात करते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ लिंकेज की, किस तरीके के टाइप्स हमको जो है लिंकेज के देखने को मिल रहे हैं। तो जनरली हमको 2 तरीके के लिंकेज के टाइप देखने मिलते हैं, 2 तरीके की लिंकेज देखने मिलती है। वन इज कंप्लीट लिंकेज एंड सेकेंड इज इनकम्प्लीट लिंकेज। तो जैसा इनका नाम है वैसे ही हमको ये देखने को मिल रहे हैं। कंप्लीट लिंकेज में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो भी जीन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या लिंक्ड जीन्स जो भी इन्वॉल्व हैं, ये हमको 2 या क्या देखने को मिल रहे हैं, इफ 2 or more characters are inherited together and consistently appear in 2 or more generations in their original or parental combination, then it is called complete linkage। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे जीन्स हैं जिनमें से ये 1 2 3 जीन्स क्या कर रहे हैं आपस में, ये लिंकेज शो कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक जनरेशन तक ही नहीं, ये लिंकेज हमको 2 3 4 आगे तक होने वाली जनरेशन तक देखने को मिल रही है। अगर ऐसा मिल रहा है तब हम इन जीन्स को लिंक्ड जीन्स तो बोलेंगे ही, लेकिन इस लिंकेज को हम कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे। यहाँ पे कोई भी नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको बनता हुआ नहीं मिलेगा, मतलब इन जीन्स के जो भी एलील्स साथ में हैं ये हमेशा साथ में ही रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट लिंकेज शो करने वाले जीन्स आपस में बहुत ही ज्यादा पास होंगे एक क्रोमोसोम पे। जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा लिंकेज शो करेंगे। जैसे कि जीन्स फॉर ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स इन मेल ड्रोसोफिला शो कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, ड्रोसोफिला में जो ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स के जीन्स हैं मेल ड्रोसोफिला में, वो कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं। सेकेंड हमारे पास है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में हमको क्या देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है उसका अपोजिट होगा, यानी कि ऐसे जीन्स जो कि लिंक्ड तो हो लेकिन वहां पे जो हमारा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो बन रहे हो। हालांकि पूरे नहीं बन रहे हो, अगर 100% बन जाएंगे हमारे, या जैसा नॉर्मली होता है वैसे बन गए नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तब तो हम इनको लिंक्ड जीन्स कह ही नहीं पाएंगे, लेकिन बन रहे हैं इतना काफी है। यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज में नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहे थे, इनकम्प्लीट लिंकेज में नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, और ये जीन्स पे ज्यादातर हमको देखने को मिल जाता है ऐसे जीन्स जो कि डिस्टेंटली लोकेटेड है क्रोमोसोम पे, फिर भी वो एक साथ हमको देखने को मिल जाते हैं। कैसे, कुछ
चेंजेस हो जाएं, कुछ स्ट्रक्चरल एबरेशंस आ जाए हमारे क्रोमोसोम में, जैसे कि हमारा अकेजनल ब्रेकेज एंड यूनियन हो जाए, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, तो इस तरीके से हमको इन जीन्स में लिंकेज देखने को मिल जाता है, या इस तरीके से हमको इनमें नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन डेवलप होते हुए मिल जाता है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि लिंकेज आखिर क्यों हो रहा है, कोई कहे कि भाई क्यों आप पेरेंटल फिनोटाइप पे फोकस कर रहे हो, पेरेंटल जीनोटाइप पे फोकस कर रहे हो, तो बेसिकली लिंकेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ स्कोप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन प्रोग्राम्स। ठीक है, जो आपके हाइब्रिडाइजेशन का स्कोप है हमारे साइंटिफिक फील्ड में, या सिलेक्शन प्रोग्राम की, हाँ हमें ये रेस चाहिए जिसमें 1, 2, 3 इन 3 कैरेक्टर को कोड करने वाले जीन्स एकदम लिंक्ड चल रहे हों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसके अलावा कोई और जीन हमारे आने वाली किसी भी जनरेशन में अपीयर हो। तो हम लिंक्ड जीन्स को वहां पे लेंगे, लिंकेज को शो करते हुए हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कि हाँ हमें ये चाहिए, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई और हमको फिनोटाइप देखने को मिले, हम यही फिनोटाइप चाह रहे हैं, इसीलिए हम इसी को लेके आगे जाएंगे। ओके, इसके बाद क्या है, लिंकेज रिड्यूसेस द चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड दस हेल्प इन होल्ड पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक टुगेदर। अगर हमारी पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक हमारे वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, रहने के लिए, या हमारे ईल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, तो हम चाहेंगे कि वो जीन्स हमेशा लिंक्ड ही रहें और कभी भी एक दूसरे से सेपरेट ना हो, ऐसे ही मूव करें। तो ऐसे मूव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन जीन्स को लिंक्ड रखें, या वो जीन्स लिंक्ड रहें, लिंकेज शो करें। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस लिंकेज का जो हमको देखने को मिल रहा है। So that is all for today's class. I hope you guys like it. If you guys find it helpful, then you know what you have to do. If you have any query, if you have any like doubt regarding the lecture, you can just join the Telegram discussion group of Guru Mantra Academy, and you can share your query on the given contact details. Also, you can visit the website too. Thank you so much. We'll meet you in the next class.